दोस्तों नमस्कार। देश का मिजाज बदल रहा है। इसके संकेत तो छात्रों के आंदोलन और फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तौर पर मिली उसकी जीत ने ही दे दी थी, लेकिन यह जमीन पर उतर गया है और सत्ता पक्ष के खिलाफ एक निर्णायक रूप ले चुका है। इसका पता बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के नतीजों से चला है। बांकीपुर का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं था। बिहार में बीजेपी की सत्ता है, वहां नीतीश नहीं अब बीजेपी का मुख्यमंत्री सीधे कमान संभाल रहा है। जिस सीट पर बीजेपी हारी है उस पर पिछले 30 सालों से उसका कब्जा था। शहरी सीट थी और पार्टी का सबसे विश्वसनीय तबका मध्यवर्ग उसके साथ था। न पैसे कमी थी और न संसाधन की। और इन सबसे बढ़कर एक साल पहले ही पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन वहां से 50,000 वोटों से चुनाव जीते थे और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते उनकी निजी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। ऐसे में उनके लिए करो या मरो की हालत थी, लेकिन जनता ने इन सब चीज़ों को नकार कर जीत का सेहरा स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के सिर बांध दिया। सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। इस बात में कोई शक नहीं कि अर्बन फैक्टर काम कर रहा था और उसमें आरजेडी के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि पटना की ज़्यादातर सीटों पर पिछले 30 सालों से बीजेपी ही विजयी होती रही है। यह बात अलग है कि सीट पर अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन बीजेपी को हराने वाला दल हो या फिर कोई प्रत्याशी, वह उनकी प्राथमिकता में शामिल होता है। लिहाजा यहां उसने प्रशांत किशोर को उस भूमिका के लिए चुना। इस नतीजे ने बता दिया है कि बीजेपी के लोग ही उसके खिलाफ अब बगावत पर उतर आए हैं, यानी उसका आधार खिसक रहा है। इस जीत को जो लोग जाति के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे उनके लिए सही नतीजे पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। इस चुनाव का विश्लेषण वस्तुगत तौर पर इसलिए भी किए जाने की जरूरत है क्योंकि आने वाले दिनों में यही एक बड़े ट्रेंड का आधार बनने जा रहा है और देश की पूरी राजनीतिक दिशा उससे ही तय होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि गरीब तबके से लेकर मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक मोर्चे पर बहुत परेशान है। उसके पास ना तो रोजी रोटी का कोई जुगाड़ है और न ही रोजगार का कोई साधन। महंगाई है कि दिन और समय के साथ कुलांचे भर रही है और आय का स्रोत सिकुड़ता जा रहा है। भीतर से मारने वाली इस बीमारी का लोगों को ना तो कोई इलाज सूझ रहा है और ना ही सरकार उसके प्रति गंभीर है। उसके पास जनता को देने के लिए हिंदू मुस्लिम के झगड़े और नफरत घृणा की अफीम है। अपनी सभी परेशानियों को भूलकर एक दौर तक लोग उसके नशे में डूबे रहे और जब होश आया तो सब कुछ लुट चुका था। केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार तक ने देश को बता दिया कि जनता सरकार से रोजगार की उम्मीद न करे। सरकारी स्कूलों के बंद होने की दास्तानें रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। अनायास नहीं पेपर लीक और परीक्षा पर देश में छात्रों का बवंडर खड़ा हो गया और उसमें मोदी जी की पिछले 12 सालों में गढ़ी गई कृत्रिम छवि धूल धूसरित हो गई। ऐसे में बांकीपुर और दतिया के चुनाव को सामान्य जाति गुड़ागणित और धर्म के चश्मे से देखना कतई उचित नहीं होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि प्रशांत किशोर की राजनीति का भी खुलासा होना बाकी है और वैचारिक स्तर पर भी उसे स्पष्टता हासिल करनी है और समग्रता में वह अपने किस्म से दक्षिणपंथी खेमे का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इस दौर में उम्मीद की किसी दूसरी डोर की गैर मौजूदगी में वह बदलाव की बयार के अगुआ हो गए। यह बात सही है, आंकड़ों और हरफों में आरजेडी मुख्य विपक्ष, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह विधानसभा से लेकर
सड़क तक अपनी उस जिम्मेदारी को निभा रही है। अब अगर आप जनता के सामने नहीं होंगे और उसके सवालों से नहीं जूझेंगे तो फिर भला वह आपके बारे में क्यों सोचेगी और क्यों विचार करेगी। इस मामले में तेजस्वी यादव को अपनी पूरी कार्यप्रणाली पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट करनी जरूरी है, 30 सालों के सामाजिक न्याय और फिर उसके बाद बीजेपी द्वारा धार्मिक एजेंडे को आगे कर जो राजनीति की गई, अब उसके सैचुरेशन का समय आ गया है और अपने किस्म का यह एक संक्रमण काल है। पिछले 12 सालों में कॉरपोरेट लूट और जनता को राज्य द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाओं से वंचित कर हर तरीके से उसे कमजोर किया गया। यही कारण है कि आर्थिक मामले जनता के बुनियादी एजेंडे बनने की तरफ अब अग्रसर है और वह अलग अलग रूपों में अब सामने भी आने लगा है। ऐसे में जो इन सवालों को एड्रेस करेगा वही जनता का नेता बन जाएगा। बिहार और खासकर बांकीपुर में प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव से यह बाजी मारते दिखे और उसका उन्हें लाभ भी मिला। दतिया में भी कमोबेश यही हुआ। वहाँ बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गई। सालों से शुष्क पड़ी कांग्रेस में नई जान आ गई है। या पूरे देश में बदलते माहौल का असर है। यह सीट तो सूबे के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनके स्थान पर एक दूसरे स्थानीय चेहरे को आगे कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि नरोत्तम खड़े होते तो जीत ही जाते, वैसे भी पिछले चुनाव में वह हार गए थे। ऐसे में स्थितियां सरकार के लिए और बदतर हुई हैं। आलम यह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी बिरादरी का वोट भी बीजेपी को दिलाने में नाकाम रहे। चंद्रशेखर रावण की पार्टी से खड़े एक दबंग और पैसे वाले यादव प्रत्याशी को 12,000 के आसपास वोट मिले हैं। माना जा रहा है कि उसका बड़ा हिस्सा यादव समाज से ही आया होगा और कांग्रेस प्रत्याशी को भी उसका एक हिस्सा गया होगा, क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुलकर उसका समर्थन कर दिया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि संकट किस स्तर का है। जो बीजेपी देश में चुनावी जीतों का अब तक डंका बजा रही थी, आज वह केवल चुनाव के मोर्चे पर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी तमाम किस्म के आंदोलनों का सामना करने के लिए मजबूर हो गई। और इस मामले में जेनजी ने जो पहल की है उसका कोई जवाब नहीं। उसने मोदी के चेहरे पर लगे नकाब को खींचकर उनकी असलियत जनता के सामने ला दी है। अब ना बीजेपी का आईटी सेल काम कर रहा है और ना ही कोई दूसरी तरकीब। समय के साथ पीएम मोदी की शख्सियत और हास्यास्पद होती जा रही है। उनकी हर चाल उल्टी पड़ जा रही है। उनकी किसी भी पहल पर जेनजी के मीम भारी पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कांवड़ियों को आगे कर जेनजी को पृष्ठभूमि में डालने की कोशिश भी नाकाम साबित होती दिख रही है। कांवड़ियों का सड़कों पर होने वाला रोजाना उत्पात और पुलिस तथा आम यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं पूरी सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रही है। और इसी कड़ी में अगर पिछली बार की तरह योगी जी फूल की बारिश करने आ गए तो मामला और बैकफायर कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि हवा का रुख बदल गया है। उसकी गंध हवा के साथ साथ जमीन पर भी महसूस की जा सकती है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई टिप्पणी हो, किसी तरह का सुझाव या कोई प्रतिक्रिया, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।